जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये सीरीज दिवाली के लिए के समय पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 15 क्वेश्चन का एक श्रृंखला है। आज हम सभी ज्योग्राफी के नेक्स्ट श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल होगी। और इस दिवाली के पर्व पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको काफ़ी समझ कर एग्ज़ाम क्वेश्चन को आंसर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और कुछ एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं गए, लेकिन जिनकी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पद श्वासिन वर्ग किससे संबंधित है? पहला ही क्वेश्चन दिवाली धमाका से कम नहीं है, जो कर लें अच्छी बात है। पद श्वासिन वर्ग किससे संबंधित है? पहला है जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, ऑप्शन डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जोली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत, कोवर का भू अवनत सिद्धांत। जो इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी अपने आप में एक आंसर है, क्योंकि तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है? तो जेफ्रीज का है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसका है? तो डेली का है। रेडियो सक्रियता सिद्धांत किसका है? तो जोली का है। और भू अवनत सिद्धांत किसका है? तो कोवर का है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है पद श्वासिन वर्ग किससे संबंधित है? तो कोवर का भू अवनत सिद्धांत, कोवर महोदय का सिद्धांत है भू अवनत सिद्धांत, तो इसी से संबंधित है पद श्वासिन वर्ग। यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आप देखिए इसमें जो क्रेटोजन है, दोनों तरफ क्रेटोजन, जहाँ से स्थल खंड का ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जहाँ से कोई मुड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं पड़ी है, बलन की कोई प्रक्रिया नहीं पड़ी है। दोनों तरफ से दोनों क्रेटोजन जो हैं, ये दोनों स्थल भाग हैं, अग्रदेश हैं। इनको कोवर ने अग्रदेश भी कहा है। तो अग्रदेश हैं दोनों, इसमें दोनों तरफ से अवसाद नीचे जमा होता रहा है। अवसाद के जमा होने से दोनों तरफ से इसमें बल पड़ा। इसमें लिखा है जिसमें बल नहीं आता, और जिसमें बल नहीं आया, बल पड़ने के बाद इसके कुछ भाग ऊपर नीचे हुए, तो जो ऊपर हुए इनको रेड कैंटन कहते हैं। इसमें आपको चित्र के माध्यम से काफ़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। रेड कैंटन, क्रेटोजन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो भूसन्नति है, क्योंकि कोवर ने भूसन्नति का जैसा जिक्र किया, तो भूसन्नति में नीचे जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, दोनों स्थलखंड पास आते गए और इसके बाद भू आकृति का निर्माण हुआ। तो ये आपके चित्र में जिसमें लिखा जिसमें बल नहीं आता उसे श्वासिन वर्ग कहते हैं। ये बीच में पठार जैसी स्थिति बनती है, भी दोनों तरफ आपको पर्वत जैसी स्थितियाँ बनी हैं, तो उसको रेडकंटन कहा गया। बीच में बलन नहीं पड़ा, पठार जैसी स्थिति रही, उसको कहा गया श्वासिन वर्ग। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आप पहला पढ़िएगा, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, यह कथन है। ये कथन किसका है? तो प्राट महोदय का, डटन महोदय का, सर जॉर्ज एरी महोदय का, हमफोर्ड एवं बोवी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राट महोदय का। प्राट ने इस पर अपना सिद्धांत दिया था। तो प्राट और सर जॉर्ज एरी दोनों की संकल्पनाएं आपके भू संतुलन सिद्धांत में, आइसोस्टेसिस सिद्धांत में आपको समझ में आएगा। तो नीचे थोड़ा डिफाइन भी किया गया है। डटर महोदय ने आइसोस्टेसिस यानी कि भू संतुलन का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में किया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आइसोस्टेसिस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो डटर महोदय ने किया। अब सेकेंड पे डिफाइन किया गया, सर जॉर्ज एरी महोदय ने जड़ सिद्धांत दिया था। सर जॉर्ज एरी महोदय में और प्राट महोदय में दो चीज़ें हैं। प्राट महोदय छत पूर्ति तल जैसे शब्द का जिक्र करते हैं, और
सर जॉर्ज एरी जो है जड़त्व सिद्धांत, इन्होंने कहा जो भार जितना ऊपर उठेगा उसकी जड़ें उतनी नीचे तक रहेंगी। जैसे हिमालय ज़्यादा ऊंचा है तो उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक होंगी, ये इन्होंने कहा था। तो इन्होंने कहा था जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका भाग उतना नीचे भी होगा। तो ये प्राट महोदय का था। तो इनको जड़ सिद्धांत का भी स्थितियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा नवीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। जहाँ भी क्वेश्चन नहीं है तो आप तुरंत गोला कर लिया करिए, उसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के गलत होने के हम जब फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं तो हम नहीं शब्द को पढ़ना भूल जाते हैं और वही हम लगा के बैठ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करिए। फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आंसर है अपलेशियन पर्वत। नीचे डिफाइन किया गया है, अपलेशियन पर्वत सेकेंड मोस्ट एशियंट पर्वत, यानी कि सेकेंड मोस्ट एशियंट पर्वत है। तो फर्स्ट एशियंट पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। जो सबसे पुराना पर्वत है वो आपका है अरावली, लेकिन अपलेशियन जो है वो सेकेंड सबसे पुराना पर्वत है। दूसरे स्थान पे सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अपलेशियन पर्वत है, दूसरा सबसे पुराना पर्वत। इस पर्वत का निर्माण पैलेजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन डियोनियन को मिला के बनता है कैलेडोनियन। तो सिल्यूरियन डियोनियन कल्प या कैलेडोनियन पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि हिमालय, आल्पस और एंडीज ये तीनों पर्वत नवीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भिक समय सारणी के कौन से महाकल्प में भूसतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं चरण अनुभव किए गए थे। पहले वाले क्वेश्चन से कुछ जुड़ा क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें है सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, एजोइक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भूगर्भ समय सारणी में 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं, यानी कि एक ही समय महाकल्प में 2 समय सारणी में पर्वत का निर्माण हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन की इस आंसर को ऑप्शन को ढूंढना है। इसमें है पैलियोजोइक महाकल्प। तो कैम्ब्रियन अब डिफाइन किया गया नीचे, कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन में अरावली का जन्म होता है। तो क्रम से लिखा गया है, क्रम से आप समझते चलिएगा चारों, क्योंकि पर्वत निर्माण के उत्पत्ति में 4 काल आते हैं, तो चारों कालखंडों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो पहला हो गया कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन में अरावली का जन्म हुआ है। सेकेंड में आप देखेंगे पैलियोजोइक महाकल्प में सिल्यूरियन और डियोनियन, यही जो भी आपके क्वेश्चन है, महाकल्प में भू सतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं, तो दोनों कौन सी हैं, पैलियोजोइक महाकल्प में सिल्यूरियन डियोनियन, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, कैलेडोनियन। कहीं कहीं कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। तो कैलेडोनियन में 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं पाई गई इसी महाकल्प की कार्बोनिफेरस काल, यानी कि तो पहला तो हो गया आपका सिल्यूरियन डियोनियन, लेकिन इसी में फिर आ रहा है कार्बोनिफेरस काल। डियोनियन के बाद कार्बोनिफेरस काल का समय शुरू होता है। तो शांत काल कहा गया, क्योंकि इसमें कोई पर्वत का निर्माण की कोई अवस्था प्रारंभ नहीं हुई, क्योंकि इसमें कोई पर्वत नहीं बना, परंतु इसी काल में पैंजिया का विभाजन हुआ। तो अगर पूछा जाए आपसे कि पैंजिया का विभाजन, पैंजिया पढ़े होंगे, पैंजिया, पैंथालासा, पैंजिया का विभाजन होता है तो फिर लारेशिया और गोंडवाना लैंड का भाग, बीच में टेथिस सागर का निर्माण। तो पैंजिया का विभाजन किस कालखंड में हो रहा है, तो आपको याद रखने की जरूरत है कार्बोनिफेरस काल में। फिर अगला है परमीनियन काल में भी पर्वत निर्माण हुए, इसी को हर्सिनियन पर्वत भी कहते हैं। तो परमीनियन हर्सिनियन पर्वत, इसी काल में अल्ताई शान, तारिक बेसिन, ब्रिटेन द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। और फिर लास्ट है सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन कल्प में, ध्यान देना, इयोसीन कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई, इसे टर्शरी युग भी कहते हैं। अभी ध्यान देने की बात है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो टर्शरी युग में हुई। किस कल्प में हुई, तो इयोसीन कल्प में हुई।
किस महाकल्प में हुई? तो सेनोजोइक महाकल्प में हुई। तो यहाँ ध्यान देना, हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प, इयोसीन कल्प और टर्सरी युग में हुई। तो हिमालय के लिए इतना लाइन आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें डिफाइन जो किया गया है चारों क्रम से डिफाइन किया गया है। तो आप किस कालखंड में पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो इसको आप एकदम डिफाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख भी लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री रहता है और जिसकी भूमि ढालवा है, किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो लगभग ये क्वेश्चन सबको पता होगा। ऑप्शन है काफ़ी, तंबाकू, चाय, चावल। तो ढलवा खेती के लिए चाय, तो आप आंसर है चाय। नीचे डिफाइन किया गया, चाय उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। चाय की उपज के लिए आदर्श भौगोलिक स्थिति के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। वहीं कॉफ़ी के लिए 27 डिग्री तापमान तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है महानदी। महानदी नीचे डिफाइन किया गया है, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। यह नदी उड़ीसा राज्य से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थापित है। इसे विश्व का सबसे लंबा बांध का दर्जा प्राप्त है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमरकंटक पहाड़ी से अकेली महानदी नहीं निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती हैं सोन नदी, जो गंगा से जाके मिलती हैं पटना बिहार में। तो आप कह सकते हो कि गंगा की सहायक नदी बन जाती है सोन नदी, ये भी अमरकंटक से निकलती हैं। दूसरी नदी है नर्मदा, जो भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक हैं। नर्मदा के नदी के ऊपर ही बांध बनाया गया है गुजरात में, जिसको याद करने की जरूरत है, सरदार सरोवर बांध। और अमरकंटक की पहाड़ी से तीसरी नदी जो निकल रही है वो महानदी, आप इसमें देख ही रहे हैं, उड़ीसा राज्य में बहते हुए बह रही हैं, आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं उड़ीसा से, और उड़ीसा में ही हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, तीनों का कहाँ पे कौन जाके मिल रही है, इसको भी आपको डिफाइन हो गया। और इसके साथ साथ इसको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इस नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप में दिखाया जा सकता है इसके द्वारा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। फर्स्ट है बार ग्राफ द्वारा, लाइन ग्राफ द्वारा, पाई डायग्राम द्वारा, हिस्टोग्राम द्वारा। आंसर है पाई डायग्राम द्वारा। नीचे डिफाइन किया गया है, भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना का श्रेष्ठ रूप वृत्तारेख या पाई डायग्राम से दिखाया जा सकता है। इसमें भूमि उपयोग को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लैटेराइट मिट्टी बनती है किसके कारण? अपरदन के, अपक्षरण के, निक्षेपण के, निथारण के। तो उत्तर है आपका अपक्षयण के। लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण बहुत से उपजाऊ तत्व रिस कर नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार इस मृदा में अपक्षयण की क्रिया होती है। इसी कारण लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। तो लैटेराइट मिट्टी किससे बन रही है? अपक्षयण की क्रिया से। नीचे डिफाइन कर दिया गया है, आप उसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख लिया करिए और उसको समझने की कोशिश किया करिए। क्वेश्चन नंबर 9, पिंडित लावा के अपक्षयण में कौन सी मृदा बनती है? लाल मृदा, मखरला मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो पिंडित लावा
लावा शब्द दिया गया है तो लावा ज्वालामुखी से ही बनता है। तो सीधी सीधी से आप इसको पढ़ लीजिए कि ज्वालामुखी राख से निर्मित या ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित। तो ज्वालामुखी लावा से निर्मित मिट्टी का निर्माण पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा काली मृदा। नीचे डिफाइन किया गया है, ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाला लावा के ठंडा होकर जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें रेगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी में अगर कभी पूछा जाए कि मिट्टी को प्रकार, काली मिट्टी के प्रकार, काली मिट्टी के उपनाम क्या हैं, तो रेगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, कपासी मिट्टी। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए महाराष्ट्र में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कपड़ों का हब है, काटन का हब है, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात साइड आपका दक्कन का पठार जो लावा से निर्मित है। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो अफ्रीका की तरफ जो लावा गिरा उस सोमालिया का पठार कहा, जो भारत के साइड में आया उसको दक्कन का पठार कहा जाता है। तो दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो वो जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग, कर्नाटक का भाग, गोवा का भाग और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है महाराष्ट्र, इसलिए सबसे कपासी खेती, कपास या काटन का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है। इसलिए कपड़ों के सबसे ज़्यादा व्यापार महाराष्ट्र और गुजरात से किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि काली मृदा, चरनोजम मिट्टी, रेगुर मिट्टी वहाँ की इस बिजनेस को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा अहम योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है इसमें से समुद्री मैदान, उत्तरी मैदान, दक्षिणी पठार, पतझड़ी वन। तो टैंक आंसर है दक्षिणी पठार। टैंक सिंचाई अर्थात तालाब सिंचाई, ध्यान देना, टैंक सिंचाई अर्थात तालाब सिंचाई दक्षिण भारत में होती है, क्योंकि दक्षिण भारत की सतह पथरीली है। तमिलनाडु में सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी, अम्ल प्रधान एवं क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली एवं सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और शांत। तो उत्तर है अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैल को दो भागों में, ध्यान देना, आग्नेय शैल को दो भागों में, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी यानी कि जमीन के अंदर जो आग्नेय शैल का निर्माण हुआ है, और बहिर्वेदी जो जमीन के ऊपर आग्नेय शैल का निर्माण हुआ है में बांटा गया है। तो आग्नेय शैल के दो प्रकार, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में अंडरलाइन तुरंत करिएगा, कहाँ पे? अपनति और अभिनति। अपनत और अभिनत से किस लावा का जमाव होता है? तो ऑप्शन है लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। तो अपनत और अभिनत से उत्तर इसमें लिखा है फैकोलिथ। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें नाम बड़े बेहतरीन है और सिमिलर नाम है, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। तो कंफ्यूज करने वाले नाम हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ा करिए, क्योंकि लैकोलिथ, लैपोलिथ इन सब का भी जिक्र आता है। तो जहाँ पे अपनति और अभिनति है उसके लिए आप बैथोलिथ, फैकोलिथ आप लगा लीजिएगा, आपके आंसर में है फैकोलिथ। तो डिफाइन किया गया, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में, अपनति तथा अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी शैल को फैकोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? ऑप्शन है 100 फैदम 600 फीट, 150 फैदम 900 फीट, 200 फैदम 1200 फीट, 250 फैदम 1500 फीट। तो उत्तर है 100 फैदम 600 फीट। महाद्वीपों के किनारे वाला भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उससे पर जल की औसत गहराई 100 फैदम 600 फीट होती है, तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। इसे महाद्वीपीय शेल्फ या मग्न तट कहते हैं।
कभी कभी एग्जाम में मग्न तट पूछता है, महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना है। तो महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 1 से 3 डिग्री। महाद्वीप में औसत गहराई कितनी है, तो 100 फैदम या 600 फीट। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इस सारे चीज क्वेश्चन को आप कापी में लिख लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में फ़ायदा करेगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, टाइम लगे तो आप कापी में लिखिए, क्योंकि कई किताबों के निचोड़ से क्वेश्चन को हमने बनाया है जो सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन, जो दिवाली धमाका की तरह काम करे, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, समान रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपहरण, 2 बजे अपहरण, 3 बजे अपहरण। तो उत्तर है 2 बजे अपहरण। सामान्य महासागरीय जल की सतह की उच्चतम तापमान 2 बजे, दोपहर में आप कह सकते हैं या अपराह्न कह सकते हैं, तथा निम्नतम तापमान 5 बजे प्रातः, सुबह 5 बजे सबसे कम तापमान रहता है महासागर के जल का, लेकिन जो सबसे अधिक होता है वो 2 बजे दोपहर का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। फर्स्ट, तूफानी गरज से, उष्णकटिबंधीय झंझावात से, दक्षिणी विक्षोभ से, पश्चिमी प्रतिरोधों से। तो उत्तर है पश्चिमी प्रतिरोधों से। आपसे डिफाइन किया गया, डिफाइन तो हम हर क्वेश्चन किया गया है, और इसको आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि डिफाइन का करने का मतलब नहीं केवल आंसर दे दिया गया है, इसमें आप जितने ऑप्शन होते हैं उनको भी डिफाइन किया जाता है, और डिफाइन तो आप जरूर लिखिएगा कापी में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाने के कारण उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। कौन सा? भूमध्य सागर का क्षेत्र, जिसकी अपेक्षा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कम वायुदाब होता है। अतः भूमध्य सागरीय पछुआ हवाएं ईरान और अफगानिस्तान से होती हुई भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा करती हैं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में उच्च दाब बना रहता है। भारत के समय में ठंडा का महीना तो है, लेकिन भूमध्य सागर की अपेक्षा भारत का क्षेत्र कम दाब का, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इसलिए भारत में भूमध्य सागर से हवाएं ईरान और इराक से होते हुए हिमालय को क्रॉस करते हुए वो भारत में प्रवेश करती हैं। ठंडे क्षेत्रों से क्रॉस करती हुई भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए हवाएं बर्फ से टकरा के जब भारत में प्रवेश करती हैं तो वो हवाएं ठंडी हो जाती हैं, और भारत में जब प्रवेश करती हैं तो भारत के पूरे क्षेत्र को उत्तरी भारत को पूरा ठंडा कर देती हैं। तो ये जाड़ा लाने का भी काम करती हैं, और जाड़े या ठंडी के महीने में वर्षा कराने का भी काम करती हैं। तो इस तरीके से आज आपको 15 क्वेश्चन, जो सबसे स्ट्रांग क्वेश्चन थे, लगे कि दिवाली का एक सबसे अच्छा तोहफा रहा आपके लिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ामों में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, और काफ़ी एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को आपका सामना करना पड़ेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके साथ ही आपको दिवाली की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,